हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर महीने के पार्ट 1 की। तो बिना देरी किए चलिए सीधे शुरू करते हैं कि क्या कुछ रहने वाली है हमारी कहानी। अक्टूबर महीने में क्या कुछ देखने के लिए हमें मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और ये रहा टैबलेट पर आपका पहला सवाल। क्या है सवाल? जी हाँ, भारतीय प्रवासी दिवस। बहुत प्यारा सवाल है भाई साहब। भारतीय प्रवासी दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। सवाल पूछ लिया जाएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 9 जनवरी। चलिए अब इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल बात ये जो प्रवासी भारतीय दिवस की जो शुरुआत हुई है ना, इसकी जड़ें कहीं ना कहीं है ना छुपी हुई है 2 अक्टूबर और 1869। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, कहाँ पर भैया? पोरबंदर में एक आदमी हुआ करते थे। दरअसल वहाँ के दीवान हुआ करते थे, है ना, दीवान जी। भैया दीवान जी का नाम था, इन दीवान जी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, जी हाँ। इनकी पत्नी का नाम था पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम था पुतली बाई, है ना। इनके घर पे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उन पुत्र का नाम रखा जाता है मोहनदास। तो पूरा नाम हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, यहाँ से छुपी हुई जड़। अच्छा जी, जन्म हुआ है। अब बात करेंगे, पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार, तेज। तो भैया इंग्लैंड जा करके वकालत करी। वकालत कहाँ से करी है? इंग्लैंड से। अच्छा, वकालत जब कर लेते हैं भाई साहब, है ना, तो भारत में आए और भारत में आने के बाद फिर किसी सिलसिले में इनको जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। किस सिलसिले में, ये पूछ लेता है भाई साहब। 1893 में, कब? 1893 में ये चले जाते हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा भाई साहब, दक्षिण अफ्रीका गए, बोले बहुत अच्छा। किस लिए गए? तो हमने कहा वहाँ पर एक केस के सिलसिले में, है ना, वहाँ पर एक केस के सिलसिले में। तो भैया सवाल है कि किसका केस, है ना। ये होता है ना कि भाई आखिर यहाँ पे केस लड़ने गए हैं, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो आदमी का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान गांधी जी को बुला सकता है, एक वकील को, उस समय तो गांधी जी क्या थे? वकील ही थे। गांधी जी तो गांधी जी थे भी नहीं। हम लोग ये भी नहीं जानते कि हाँ जी वो गांधी जी, महात्मा जी, वो तो थे भी नहीं। नॉर्मल एक इंसान, नॉर्मल एक लॉयर। भाई साहब गए, और गए कहाँ? 1893 में दक्षिण अफ्रीका। किसका केस लड़ने? दादा अब्दुल्ला का। जी हाँ, नाम याद रखेंगे, नाम है इनका दादा अब्दुल्ला। और इसी दादा अब्दुल्ला, है ना, इन्हीं दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने भाई साहब जाते हैं कहाँ पर? हमारे दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनको नजर आता है क्या? भाई साहब 93 में वहाँ पहुँचते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद इनको लगता है कि नहीं भाई साहब, यहाँ लगता है ना बहुत गड़बड़ी हो रही है, बहुत सारे यहाँ रंग भेद चल रहा है। अच्छा, वहाँ पर क्या चल रहा था ना कि अंग्रेजों, मतलब यहाँ जो काले लोग थे उनके लिए एक नियम था। क्या? कि जितने भी काले लोग हैं वो अपना प्रमाण पत्र, अपना पहचान प्रमाण पत्र अपने साथ रखेंगे। कभी भी उनसे पूछा जा सकता है कि हाँ भैया आपका प्रमाण पत्र। अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना जी। अपने ही घर में, अपने ही देश में सपोज करिए हम ही लोग हैं, हम ही लोग से कोई भी कह दे भाई आधार कार्ड हमेशा पॉकेट में रखना, क्यों? पहचान दिखाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? कोई लॉजिक है? नहीं। तो ये सरकार, वहाँ की जो सरकार थी, इस तरीके का नियम लाई। गांधी जी बोले ऐसे कैसे? बोले क्या करोगे? बोलेंगे सत्याग्रह, है ना। तो गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। और ये सत्याग्रह की शुरुआत की जो चरण होता है, ये इसका जो चरण है वो 1906 से लेकर के और 1913 तक होता है। कब से कब तक? 1906 से 1913 में। ठीक है जी, 13 क्लास 14 तक। ठीक। इसके बाद भाई साहब कब आते हैं? 9 जनवरी और 1915। इस दिन ये भारत आ जाते हैं, है ना। तो भारत आ गए तो भैया एक प्रवासी जो बाहर रह रहा था, भारत का प्रवासी है, वापस घर आया है ना। तो भैया वो क्या कहावत है ना कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो गांधी जी को उनका देश बुला रहा है। मिट्टी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि गांधी जी अब आपकी जरूरत इस देश को है। तो गांधी जी की एंट्री बिल्कुल सही समय पर कब होती है? भारत में 1915। तो पूछ लिया जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे? 1915। गए कब? 1893। किसके काम से? हमने कहा दादा अब्दुल्ला के काम से। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। बहुत बढ़िया। दक्षिण अफ्रीका जाके क्या किया? कहा कि भैया वहाँ 8 साल, है ना। तो 1906 से लेकर के और 1913, इन 8 सालों में उन्होंने वहाँ पर क्या किया? सत्याग्रह का प्रयोग किया। और इसी सत्याग्रह का फिर वापस दूसरा हमको दिखाई देगा भारत में
चंपारण सत्याग्रह 1917। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंपारण सत्याग्रह के पीछे जो जिम्मेदार आदमी था, जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, बुलाया था कि महात्मा चलिए अब हालत खराब हो रही है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए भाई, अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, हाल ही में भारत द्वारा किन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये पुरस्कार किसे मिला है? जी हाँ, ये पुरस्कार मिला है किसे? हमारे मिथुन चक्रवर्ती, है ना। हाँ, ये वही मिथुन दादा हैं जहाँ सामने से गोलियां चल रही होती हैं, भाई साहब साइकिल के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। तो एक्टिंग तो बहुत कमाल की है भाई साहब, तो मिलना तो बनता भी है ना। कोई शक? हाँ, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर कोई शक नहीं है। हाँ जी, चलिए बात करेंगे भारत में कि भैया पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, है ना, ये जो दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किसके नाम पर दिया जाता है? हमने कहा दादा साहब फाल्के। बोले ये कौन थे? हम कहेंगे भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय फिल्म के जनक इन्हें कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1913 में एक फिल्म लेकर के, ये भाई साहब एक फिल्म लॉन्च किए थे 1913 में। जी हाँ, फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, और ये भारत की पहली फिल्म है, राजा हरिश्चंद्र। ये भारत की पहली फिल्म है ना। ये कैसी फिल्म है? ये बस आप इसे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, कोई एक्शन वगैरह नहीं होता है, राइट। तो बेसिकली हम इसे क्या कहेंगे? मूक फिल्म कहेंगे। अच्छा जी, अगर मूक फिल्म है तो पहली बोलती फिल्म भी होनी चाहिए। हमने कहा हाँ जी, तो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। आलम आरा, ये क्या है? पहली बोलती फिल्म है, ठीक है जी। अच्छा, बोलती फिल्म से याद आया, अच्छा जी, अच्छा इस समय पर ये बोलती फिल्म और ये मूक फिल्म, ये दोनों समय में रंग नहीं थे, रंगीना। पहले तो रंगीन टीवी चला करता, पहले तो क्या था, सादा टीवी चला करता था, नहीं जी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में हुई। तो भैया पहली बार रंग कब आया? तो हम बात करेंगे रंग किस फिल्म से आया, है ना। तो पहली रंगीन फिल्म आप लिख लेंगे किसान कन्या। किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म है भारत की, ठीक है। चलिए, ये रहा सवाल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको हम बताते चले कि भाई ये जो हमारा क्या कहते हैं फिल्म, है ना, ये जो फिल्म बनाया जाता है, तो भारत का जो फिल्म सिटी है कहाँ है? हमारा मुंबई, है ना। फिल्म नगरी कहा जाता है, चमक धमक की नगरी है कहाँ? मुंबई नगर, महानगर है हमारा। आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो फिल्म बनाई जाती है, ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। फिल्म जहाँ पर बनाई जाती है, भारतीय फिल्मों की बात हम कर रहे हैं, तो हिंदी भारतीय फिल्मों को कहाँ पर, किस प्लेटफॉर्म पर उसको किया जाता है ना। बेसिकली उसको हम लोग बॉलीवुड कहते हैं। हमारे देश का है तो बॉलीवुड, है ना। अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो हॉलीवुड, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार के फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है। जी हाँ, चलिए भाई, अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। सितंबर 2024 में भारतीय संस्कृति संघ ने, किसने भैया? भारतीय संस्कृति संघ ने स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र, है ना, नाम याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र, बहुत बढ़िया, के सहयोग से किस देश में ओणम मनाया? क्या मनाया? ओणम। ओणम क्या है? ओणम एक पर्व है। अच्छा जी, ओणम पर्व है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा आप हमें ये बता दीजिए तुरंत कि ये ओणम, है ना, किस राज्य का पर्व है? सबसे पहले तो इस पर आ जाएंगे, किस राज्य का पर्व है, ठीक है जी। तो ओणम हमारे केरल का है। कहाँ का है भैया? ओणम हमारे केरल का है, ठीक है जी। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र पे। इसकी स्थापना की गई है 1998 में। कब की गई है? 1998 ईस्वी में की गई है। भैया क्यों की गई है? तो हम बात करेंगे कि इन्हें सांस्कृतिक, जैसा आपको दिख रहा होगा सांस्कृतिक केंद्र, है ना, इसका मतलब है कि यहाँ की संस्कृति, अच्छा जी, तो भारत की संस्कृति कैसे दर्शाती, कैसे पता चलता है? तो हमने कहा कि भारत की संस्कृति यहाँ के पर्वों से, यहाँ के त्योहारों से पता चलती है, यहाँ के नृत्य से पता चलेगा, यहाँ के संगीत से पता चलेगा। किस चीज से भैया? हमने कहा पर्व, यहाँ के संगीत, यहाँ के नृत्य, है ना, पर्व, संगीत और नृत्य, इन्हीं सारी चीजों से हम लोग जान सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ जी, पर्व की बात करें ओणम, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। अगर हम नृत्य की बात करेंगे भरतनाट्यम, है ना। इसके अलावा दर्शन की अगर बात कर लें, दर्शन में योग शिक्षा पर अच्छी खासी पकड़, है ना। और अगर संगीत की बात कर लें तो संगीत में हिंदुस्तानी और कर्नाटकी
कर्नाटकी, जी हाँ, हिंदुस्तानी संगीत की बात करेंगे तो हिंदुस्तान और मतलब वो कर्नाटक संगीत स्पेशल, राइट। नृत्य की बात करेंगे भरतनाट्यम, हमारा एक नृत्य, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे दर्शन की, तो भैया दर्शन में शिक्षा, सॉरी योग शिक्षा, है ना, योग शिक्षा पर काफ़ी अच्छा फोकस इनका रहा है। अब ये लोग भाई साहब क्या कर रहे हैं, पर्व मनाने कहाँ पहुँच गए, हमारे श्रीलंका पहुँच गए कि चलो भैया आप संस्कृति को क्या करते हैं, हम लोग आपस में मिलजुल करके क्या करते हैं, एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नृत्य में एक चीज़ और लिख लेंगे, है ना, नृत्य में संबंधित एक चीज़ और लिख लेंगे, क्या, ये कथक, इसके साथ साथ ये लोग कथक पर भी काम करते हैं, ठीक है जी। कथक, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है, ये कथक कहाँ का है ना, कथक आप जरा कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कथक कहाँ का नृत्य, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाँ जी, कहाँ पर मनाया गया, ये हमारे कोलंबो श्रीलंका के अंदर में मनाया गया है। चलिए भाई अगला सवाल ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या है, सितंबर 2022 में, सॉरी सितंबर 2024 में, है ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 130 करोड़ रुपए, कितने भैया, 130 करोड़ रुपए की लागत वाले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, जी हाँ, नाम क्या है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, याद रखेंगे क्या है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। कुल कितना, हम कहेंगे भैया 130 करोड़ लगाए हैं तो 130 करोड़ में 3 का सुपर कंप्यूटर हम ले लेंगे, बोले बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, सुपर कंप्यूटर से याद आया, अच्छा ये बताइए सर, कंप्यूटर हम लोग बचपन में पढ़े थे, याद है, बचपन में अक्सर हम लोग रटाया जाता था, पढ़ाए जाते थे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है, और अगला ही लाइन हुआ करता था कि फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए थोड़ा सा याद करते हैं बचपन की यादों को, हम अपने चलते हैं उन 6, 7, 8 है ना क्लास में, जहाँ पर कंप्यूटर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और क्लास 3, 4 में तो यही बताया जाता है ना जी नॉर्मली, क्या कि भैया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए भैया तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, सबसे पहले कंप्यूटर से शुरुआत करेंगे, है ना, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, किसे भैया, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो याद नाम रखेंगे चार्ल्स बेबेज, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, है ना जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जनक के साथ साथ एक ये है कि यहाँ इनकी माता भी होती हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर भी होती हैं, कौन है ये, लेडी एडा लवलेस हैं, कौन है, लेडी एडा लवलेस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हुई पूरे विश्व में, हम कहेंगे कि भारतीय कंप्यूटर का जनक बताइए, भारतीय जनक बताइए किसका, कंप्यूटर का, है ना, भारतीय कंप्यूटर का जनक कौन होगा, हम बात करेंगे हमारे विजय पांडुरंग, विजय पांडुरंग भटकर, कौन है, विजय पांडुरंग भटकर, ये भारत में सुपर, ये क्या कहते हैं, भारत में कंप्यूटर के। चलिए भाई, आपको ये बताना है कि भारत में ये जो कंप्यूटर है ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालेंगे कि वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया था, ठीक है। चलिए इसके साथ एक चीज और बताते हैं, हाँ ये सुपर कंप्यूटर की जब बात हुई है तो देश को मिलने जा रहा है 3, तो मेरे दिमाग में आ गया कि सर ये बताओ कि पहला वाला कौन था, जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था, तो भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000, क्या नाम है उसका, परम 8000, जी हाँ, ठीक है। चलिए भैया ये रहा सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा सामने, क्या है, हाँ जी, इंडोनेशिया में आयोजित एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024, एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024, इसके पहले संस्करण में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया ने। पहली बार एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024 हो रहा है, इस पैडल कप को पैडल टेनिस कप भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैडल टेनिस कप भी इसे कहा जाता है, ये पहली बार हो रहा है। अच्छा जी, तो पहली बार टूर्नामेंट हुआ, तो हम कहेंगे चलिए भैया अब इसका हिसाब किताब लेते हैं। अच्छा जी, हुआ कहाँ हुआ, हमने कहा इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया में एक जगह है बाली, है ना, लगभग मैचेस या इसके बाली में ही कराए गए। अच्छा सर, बाली से याद आया, अच्छा ये बताइए सर यहाँ पर भाग लिया है, बोले हाँ, कितने टीमों ने भाग लिया, हमने कहा कि भैया 6 टीमों ने भाग लिया है, कितने टीमों ने, 6 टीम ने भाग लिया, बोले कौन कौन सी टीम, तो देखो एक तो स्वर्ण विजेता यही दिखाई दे रही है तुमको, इंडोनेशिया, बोले हाँ, अगली बारी किसकी आती है, अगली बारी रजत की आती है, बोले हाँ, तो रजत जीता है फिलीपींस ने, किसने जीता है, फिलीपींस ने, है ना। और इसके बाद कांसे की बात करेंगे भैया, कांसे कौन जीता है, तो कांसे अपना भारत, किस कौन जीता है भैया, अपना भारत, किसे हरा करके, ये भी पूछ लेगा कि ये बताइए किसे हराया, मलेशिया को हराया,
किसे हराया हमने? मलेशिया को हरा करके क्या जीता है? एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024 में कांस्य पदक जीता है। अच्छा, उसके अलावा भैया इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, मलेशिया, 4 देश तो हो गए, 6 देश थे ही, 2 देश और बचे। कौन कौन से बचे? एक बचे चीन और दूसरा बचा हमारा सिंगापुर। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत और चीन दोनों एक साथ किसी टूर्नामेंट में खेले हों और वहां पर चीन का खाता भी नहीं खुला और भारत को पदक मिल गया। तो भाई गर्व की बात है ना, इनक्रेडिबल इंडिया। ये जो हमारा भारत है, आज के डेट का जो भारत है, ये क्या करता है भैया? अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। कामना करेंगे कि यही स्थिति हमारे ओलंपिक्स में भी हो, है ना, ताकि ओलंपिक्स में हम ज़्यादा पदक लेकर के आ सके। चलिए भाई, ये रहा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या कुछ रहने वाला है हमारा अगला सवाल, है ना? अच्छा, लगे हाथ एक चीज़ और यहाँ पर पूछ लेते हैं। ये जो पैसिफिक पैडल कप है ना, हो सकता है कि कभी 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 किसी भी एग्जाम में, इट मे बी पॉसिबल, कभी आपसे ये सवाल बन जाए कि हाँ भैया ये बताइए कि भारत की तरफ से ये जो पैडल कप होता है ना, ये भारत की तरफ से ये कौन खेला? कोई खिलाड़ी होगा। जैसे हम लोग टेनिस की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सानिया मिर्जा, लॉन टेनिस, जैसे ही लॉन टेनिस का नाम लेते हैं कौन आ जाती है? सानिया मिर्जा का चेहरा सामने आ जाता है कि भारत की। हाँ भाई, बोले बहुत बढ़िया। तो वैसे ही यहां पर पैडल कप है ना, इनके लिए आपको एक नाम याद रखना है, तुलसी मेहता। तुलसी मेहता, जी हाँ, तुलसी मेहता ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, भारत को यहां पर। अच्छा, एक नाम और आपको याद कर लेना है, तुलसी मेहता और वैभव देशमुख। परीक्षा में बन जाएगा कि ये बताइए तुलसी मेहता का संबंध किस खेल से है, ये बताइए वैभव देशमुख का संबंध किस खेल से है। तो आपको याद रहना चाहिए कि भैया इन लोगों ने कुछ कारनामा किया है, याद रखना चाहिए, है ना जी। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कुछ रहने वाला है? हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल, दिल्ली हाई कोर्ट से निकल करके आया है। हाँ, वैसे भी आजकल दिल्ली बहुत ज़्यादा मामला गरमाया हुआ है, नहीं जी, वो केजरीवाल भाई साहब के चलते। चलिए जी, तो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हाल ही में दिल्ली मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मनमोहन। जी हाँ, ये कौन है? न्यायमूर्ति मनमोहन। अच्छा जी, ये जो बने हैं, अच्छा ये तो पहले तो सीधा सीधा एग्जाम फैक्ट पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे भारत में न्यायाधीश हाई कोर्ट, तो भैया सबसे पहले तो कोर्ट ही समझ लीजिए कि भारत में सबसे पहले तो न्यायालय की बात करेंगे कि भैया भारत में सबसे पहले न्यायालय की जो व्यवस्था हमें दिखती है ना, ये दिखाई देती है कब? ये दिखाई देती है 1774 में। कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर भैया? कलकत्ता में, ठीक है जी। कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। क्यों की गई? क्योंकि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी 1773 में 3 काम किया गया, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला काम कि जो हमारा मद्रास है ना, दरअसल उस समय भारत जो है 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था, पहला मद्रास, दूसरा बंबई, है ना, और मद्रास और बंबई, और अगला था तीसरा हमारा बंगाल, ठीक। तो ये मद्रास और बंबई को दोनों को क्या कर दिया गया था? बंगाल में मर्ज कर दिया गया था। सबसे पहला काम 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट का ये था। मद्रास बंबई को मिला करके क्या कर दिया? मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी, और दोनों को किसके अंडर डाल दिया? बंगाल के। अच्छा जी, अगर अंडर डाला है इसका मतलब कोई एक हेड होगा, बोले हाँ जी। गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, है ना। अच्छा, एक चीज़ और हम बता देते हैं, हम किसी भी अंग्रेजों के नाम के आगे, और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है, और बहुत जल्दी एनसीईआरटी भी इस पर काम करने जा रही है ना, किसी भी अंग्रेज के नाम के आज के बाद से आप लॉर्ड या सर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने खुद से अपने नाम में लगाया था ताकि ये भारतीय हमें इज्जत दे। भाई वो अंग्रेज जा चुका है, वो अब हम पर राज नहीं कर रहा है। अब क्यों उसे अनाधिकृत इतना दिए जा रहे हो? लॉर्ड 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 बनाए जा रहे हो, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कार्निवाल, ये क्या कर रहे हो भाई? हो गया, गए वो देवता, अब उसके आगे लॉर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और किसी भी अंग्रेज के नाम के आगे लॉर्ड ना लगाएं। बहुत जल्दी एनसीईआरटी के सारी किताबों पर आपको जितने भी
अंग्रेज गवर्नर हैं, जितने भी इस तरीके के लोग मिलेंगे जिनके नाम के आगे लॉर्ड लगा है, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, उनके नाम से ये लॉर्ड शब्द हटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप ये काम आप भी ना करें। देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र की मतलब वो अपने प्रति कहते हैं ना कि हमको अपने देश से जितना प्रेम होना चाहिए वो प्रेम दिखना चाहिए। अगर आप किसी और के नाम के आगे लॉर्ड लगा रहे हैं तो हाथ आपका कांप जाना चाहिए, क्योंकि ये देश पहले हमारा है। आई बात समझ में? तो हम क्यों लगाएं किसी और के नाम के आगे लॉर्ड? भैया हमारे यहाँ लॉर्ड की कमी है जी नहीं। ठीक, तो किसी भी अंग्रेज के नाम के आगे हम क्या नहीं लगाया जाएगा, लॉर्ड वर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। और तीसरी बात क्या की गई थी 1773 में, क्या किया गया था कि भैया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। क्या करेंगे हम लोग? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की जाएगी? बंगाल में, कलकत्ता में की जाएगी। ठीक है जी। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, उसकी स्थापना किस शहर या किस जगह पर की गई थी? चलिए भाई, अगला सवाल ये रहा, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ना 2024 क्या है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024। ठीक है जी। इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो जवाब निकल करके आएगा, नाम हो जाएगा हमारे सामने अलेक्जेंडर डन का। किसका हो जाएगा भाई? अलेक्जेंडर डन। भाई साहब कहाँ से हैं? हमने कहा जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। कहाँ से हैं? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, है ना जी। भाई साहब बहुत अच्छा, वहाँ से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, पूरा नाम लिख दें, चलिए। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024। जी हाँ, ये दिया किसके द्वारा जाता है? ये दिया जाता है शस्त्र विश्वविद्यालय तमिलनाडु। किसके द्वारा भैया? शस्त्र विश्वविद्यालय तमिलनाडु। ठीक है जी, बढ़िया। किस लिए दिया जाता है? बात करेंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, चूंकि रामानुजन है ना जी। और रामानुजन जो है ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में किसे कर दिया था ना, ये भाई साहब कहाँ गए थे? कैम्ब्रिज गए थे। और इनको कैम्ब्रिज ले करके जाने वाले जो मार्ग प्रशासक थे वो पूछ लिया जाता है प्रोफेसर हार्डी। जी हाँ, नाम है इनका प्रोफेसर हार्डी। ठीक है, और यही प्रोफेसर हार्डी इन्हें कहाँ लेकर के गए थे? कैम्ब्रिज लेकर के गए थे। ठीक है भैया, तो रामानुजन के सपने को पूरा करने में मदद कौन करते हैं? हमारे प्रोफेसर हार्डी। ठीक है, चलिए जी। गणित के क्षेत्र में होगा, बोले बहुत अच्छा। एक चीज और यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब वो किया गया कि ऐसा नहीं कि भैया आप 100 साल तक गणित पर काम कर रहे हैं तब तो पारंगत ही हो जाएंगे, है ना, उसके बाद आइए पुरस्कार ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया है। क्या है कि लिमिट है भैया, इतने दिन काम करो, उतना ही। कितना दिन काम करना हमें? सिर्फ 32 साल तक। जिसकी उम्र 32 है ना, 32 वर्ष है, सिर्फ उसे मिलेगा, या 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। 32 से अगर ज्यादा है तो ये पुरस्कार आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, अगले सवाल से पहले जरा शस्त्र का हम लोग देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म, क्योंकि हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, है ना जी। SASTRA है ना जी। एस से होता है शान घुमा, ए से होता है आर्ट, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, आर से रिसर्च, और ए से होता है एजेंसी। ठीक है जी। शान घुमा, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजेंसी। हिंदी में इसे कहेंगे शान घुमा, कला, विज्ञान, है ना, और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, है ना, अनुसंधान, है ना, ये चीज हमारा रहेगा। ठीक है जी, अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में अगर हम बात करें, हिंदी में बात करें तो, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए भाई, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या कुछ रहने वाला है अगला सवाल? जी हाँ, बहुत प्यारा सवाल, और बहुत मतलब ये ऐसे बिल्कुल फैक्ट ही पूछेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फैक्ट है। हाल ही में चर्चा रहा, दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन किस नदी पर है? बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन
सबसे बड़ा पनबिजली स्टेशन किस नदी पर है? हम कहेंगे यांगत्से नदी पर है। कहाँ पर पड़ता है ये? चीन में, है ना, चीन के हुबेई में। अच्छा जी, यहाँ पर जब हम बिजली स्टेशन बनाएंगे तो भैया हमको एक कैसे बनाना पड़ेगा? पानी को रोकना पड़ेगा। बोले हाँ, पानी को रोकेंगे कैसे? बांध बना के। हाँ जी, तो एक बांध भी बना होगा। तो इसका मतलब ये इसके आसपास एक बांध है ना। इस बांध, जो बांध क्या इस पर परियोजना बनाई गई है, उस बांध का नाम है थ्री गॉर्जेस बांध। थ्री गॉर्जेस बांध। ठीक है जी, चलिए ये रहा ये सवाल इससे संबंधित। अगला सवाल देखें क्या कुछ रहने वाला है। हमारे मणिपुर से सवाल है। क्या है भाई? जी हाँ, किस राज्य में एंड्रो गांव, नाम याद रखेंगे, एंड्रो गांव ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024, क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता है? किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है ना। और ये गांव जो पड़ता है मणिपुर में, एक जिला है इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। जैसे बिहार में एक जिला है पटना, वैसे ही मणिपुर में एक जिला है इम्फाल, है ना जी। इसी इम्फाल में एक गांव है जिस गांव का नाम है एंड्रो गांव। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो एंड्रो गांव अपना जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है ना? तो हम कहेंगे यहाँ पर एक पूजा होती है, यहाँ की विरासत है अग्नि पूजा, है ना। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर यहाँ की अग्नि पूजा का वो सबसे ज़्यादा वो है। अच्छा, पूछ लिया जाए कि भैया किस मंदिर में, ये भी है भैया किस मंदिर में, तो मंदिर का नाम हो जाएगा निंगथौ, है ना। निंगथौ मंदिर कहाँ पड़ता है? हमारे क्षमा करें, हमारे मणिपुर के अंदर ये पड़ता है। ठीक है जी, चलिए भाई जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ भाई, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाएंगे कि मणिपुर में पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हाँ, क्या है? जापान में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, क्या है भैया? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर, कितनी मीटर भैया? 5000 मीटर में स्वर्ण पदक किसे मिला है? क्या मिला है? स्वर्ण पदक। बढ़िया। कहाँ पर हुआ है? जापान में। क्या हुआ है? वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर हुआ है ना। और स्वर्ण मिला है किसे? स्वर्ण का मतलब भी समझ में आ गया सर कि 1 नंबर, बोले हाँ जी। तो 1 नंबर मिला है हमारे किन्हें? गुलबीर सिंह को। हाँ जी, ये गुलबीर सिंह भाई साहब, इनके बारे में एक चीज बता दे रहे हैं। ये जो 5000 मिला है भाई साहब, इसमें रिकॉर्ड बना गए हैं। और कैसा रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये 5000 मीटर को 13 मिनट और 11 सेकंड में पूरा कर गए, है ना। 5000 मीटर का मतलब हो गया कि 5 किलोमीटर। जी हाँ, 5 किलोमीटर ये दौड़ गए हैं 13 मिनट 11 सेकंड में। और इससे पहले भी मार्च में ही कैलिफोर्निया में भाई साहब एक और रिकॉर्ड बनाए हैं, और वो रिकॉर्ड बनाए हैं 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, हाँ जी। और इसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 27 मिनट और 41 सेकंड। जी हाँ, 10 किलोमीटर की दौड़ 27 मिनट 41 सेकंड में मार्च में ही अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में पूरी करे हैं। और इसके बाद जापान में जाकर के 5000 में अपना झंडा गाड़ा है, पूरी दुनिया में इसे दिखाया है कि भैया भारत सबसे आगे है। तो भाई प्रणाम ऐसे शूरवीरों को। और ये पूछ लिया जाएगा कि गुलबीर सिंह का संबंध किस खेल से है ना, याद रखिएगा। चलिए भाई अगला सवाल हमारे सामने ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी हाँ, हम बात करेंगे इसमें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 594 पारियों में 27,000 रन बनाने वाले, कितने रन? 27,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? दरअसल बल्लेबाज कौन बने हैं, है ना। बने तो भारतीय ही है, क्योंकि विराट कोहली भाई साहब है, नहीं किंग कोहली। आजकल तो कोई भी रिकॉर्ड भाई अनब्रेकेबल नहीं रहा है भैया। रिकॉर्ड किसका? रिकॉर्ड सचिन का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? आगे गुरुजी, है ना जी। मतलब ये गुरुजी के चेला जी, ये तो क्या है, स्टूडेंट ही तो है भाई साहब। किनके? हमारे लिटिल मास्टर के, सॉरी लिटिल मास्टर नहीं, मास्टर ब्लास्टर के। चलिए, तो विराट कोहली साहब ये कारनामा कर चुके हैं, इनके बारे में समझते हैं। दरअसल ये कारनामा करने वाले पहले नहीं, दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं। बोले अरे भाई साहब पहले भी 3 हैं, बोले हाँ। 1 नंबर पर हमारे सचिन पाजी। कौन आते हैं? 1 नंबर पर हमारे सचिन पाजी आते हैं, है ना। बताने की जरूरत है भैया, गॉड ऑफ क्रिकेट, बेसिक सी बात है, सचिन पाजी हैं हमारे।
अच्छा, दूसरे और तीसरे नंबर पर पॉन्टिंग। कौन है? पॉन्टिंग है। और पॉन्टिंग के साथ साथ हम देखेंगे किसे? कुमार संगाकारा। कुमार संगाकारा है ना, काफ़ी बेहतरीन कीपर। और ये भाई साहब इन तो पंटर लोग से जान पे करते हैं पॉन्टिंग साहब। नहीं, वर्ल्ड कप 2003 में एक ऐसा मौका आया था जब बात की जा रही थी कि मैथ्यू एडन है ना, और पॉन्टिंग के बल्ले पर स्प्रिंग लगा हुआ, और हम लोग भी छोटे हुआ करते थे, हम लोग भी बड़ा मजा लेके सुना करते थे। अच्छा जी, बैट पे स्प्रिंग कैसा होगा, कभी ट्राई किया नहीं है। हाँ, दुकानों में जा करके खोजे जरूर नहीं, यार स्प्रिंग वाला बैट मिलेगा क्या जो पॉन्टिंग यूज करता था। बच्चे थे हम लोग। खैर, ये भाई साहब तो पॉन्टिंग और संगाकारा बहुत मार मारता था पॉन्टिंग, है ना, और जिसको मारता था बड़ी भयानक, मतलब बैटिंग बॉलिंग की बात कर रहे हैं क्रिकेट में, ऐसे नहीं। और ये संगाकारा भाई साहब विकेट कीपर श्रीलंका के। अगले बन गए हमारे चौथे विराट कोहली। अच्छा जी, खाली विराट कोहली का ही नाम दर्ज नहीं है इस टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच में पूरी टीम इंडिया का नाम दर्ज है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट मैच ही बहुत ऐतिहासिक रहा, अपने आप में रोमांच का तड़का भरपूर रहा। टेस्ट मैच में T20 का तड़का रहा। कैसे रहा भाई साहब, चीज समझते हैं। दरअसल ये खेल हो रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। बोले बहुत बढ़िया। कहां हो रहा था सर? कानपुर में हो रहा था। बढ़िया सर, कानपुर में ये जो स्टेडियम है उसका नाम क्या है? हमने कहा उसका नाम ग्रीन पार्क स्टेडियम है। बहुत बढ़िया। क्या होना था? टेस्ट मैच होना था, है ना। और टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई साहब? 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। लेकिन ये वाला टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन खेला गया। कितने दिन खेला हमने? 2 दिन खेला। और खेला नहीं है भाई साहब, ना 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 ना, इसे खेलना नहीं कहते, है ना, इसे खेल जाना कहते हैं भाई साहब। खेल गए हम लोग बांग्लादेश के साथ। खेल तो तब होता जब वो बेचारा भी खेल रहा होता, हम भी खेल रहे होते, तब तो खेल होता। ये तो एक ही साइड खेल रहा था, है ना, और खेल नहीं रहे थे हम लोग, तो खेल गए बढ़िया से। क्या खेल गए देखो भाई साहब, इस 2 दिन में हमें बैटिंग करनी है, फिर बॉलिंग करनी है, अगले को आउट करना है, फिर बैटिंग करनी है, फिर अगले को आउट करना है। ठीक है जी। टॉस जीते बांग्लादेश वाले। बोले बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं। टॉस जीत गए भाई साहब, तो बैटिंग कर लिए, बैटिंग कर बॉलिंग कर लिए। बांग्लादेश वालों ने बॉलिंग करा, फिर बैटिंग की, फिर बॉलिंग करके हार गए। 7 विकेट से ये लोग हारे हैं इस मैच को। इस मैच को कितने विकेटों से हारे हैं ये लोग? 7 विकेट, है ना। और प्लीज कमेंट बॉक्स में थाला फॉर ए रीजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना जी। क्योंकि जहां पर 7 आता है ना, वहां पर ही थाला फॉर ए रीजन ऑटोमेटिक चलने लगता है ना जी। 7 विकेट से भैया इसमें रिकॉर्ड क्या क्या बना है? 2 दिन 5 दिन का टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो गया। मतलब हमने कहा कि भारत की तरफ से टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा तेज 50 रन पूरी दुनिया में, 50 रन। पहला 100 रन पूरी दुनिया में टेस्ट मैच में सबसे तेज। पहला 150 रन पूरी दुनिया में टेस्ट मैच में सबसे तेज। 200 रन पूरी दुनिया में टेस्ट मैच में सबसे तेज रन। 250 रन पूरी दुनिया में टेस्ट मैच में सबसे तेजी से रन, है ना। तो ये 5 माइलस्टोन तो फिलहाल टीम इंडिया के बल्लेबाजों का है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे, यहां पर एक खिलाड़ी हुआ करते थे रोहित शर्मा, है ना जी। हुआ क्या करते थे, आज भी है भाई साहब, बहुत मार मारता है ये शर्मा जी का लड़का, है ना। और शर्मा जी का लड़का भी जितना मारता है उतना दामाद भी मारता है। फर्क ये है कि भाई साहब उड़ा के मारते हैं, ये ग्राउंडेड शॉट ज्यादा मारते हैं, है ना। तो भाई ये रोहित शर्मा, जिसे हिटमैन शर्मा के नाम से आजकल, आज के नाम के आगे से ना रो हट गया है, खाली हिट बच गया है, ठीक। तो हिटमैन शर्मा, जिसे रोहित शर्मा हम लोग कहते हैं, भाई साहब किसी भी टेस्ट के पहले 2 बॉलों पे छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। क्या बने हैं? पहले भारतीय कप्तान। क्या करने वाले? लगातार 2 बॉलों पर टेस्ट मैच में 2 छक्का जड़ देने वाले। इससे पहले ये कारनामा हमारे कौन कर चुका है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हैं, टेस्ट मैच की पहली बॉल पर छक्का। वैसे तो बहुत खिलाड़ी मारा करते थे, बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में, भतेरे लिस्ट है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भैया टेस्ट मैच पहली बॉल और सर्वाधिक बाउंड्री, याद रखिएगा नाम होगा हमारा डेंजरस सहवाग। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग को डेंजरस सहवाग कहा जाता था, क्योंकि भाई साहब टेस्ट मैच खेलते थे ये एकदम T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल सोच के देखो, जब ये उतरते थे वीरेंद्र सहवाग, है ना, तो आगे का बॉलर बिल्कुल परेशान हो जाता था। अंजमामुल हक का तो ये स्टेटमेंट है कि भाई साहब ये ना तो सहवाग की इज्जत है और ना ये किसी की इज्जत करता है, ठीक। मतलब बॉलर को बहुत मार मारते। ठीक है जी, ये रहा इस प्रश्न से संबंधित। अच्छा, एक चीज और लगे हाथ इसी
हाँ, प्रश्न से संबंधित कि इस ये जो टेस्ट सीरीज हुई है भारत और बांग्लादेश 2024 का जो टेस्ट सीरीज हुआ है, मैन ऑफ द सीरीज बने हैं इसमें, कौन बने हैं? मैन ऑफ द सीरीज बने हैं हमारे आर अश्विन। कौन बने हैं हमारे? हाँ जी, अश्विन अन्ना। ठीक है जी। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की अगर बात कर लें, है ना, तो भैया जायसवाल जी का लड़का क्या है नाम? यशस्वी जायसवाल। क्या है भैया? यशस्वी जायसवाल। ठीक है, चलिए, तो ये रहा प्रश्न, और इस प्रश्न से संबंधित क्या कुछ रह सकता है। अब अगला प्रश्न, ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन कौन सा देश करता है। इससे पहले के सेशन में सितंबर महीने में आपको बताया जा चुका है। उम्मीद है आप वहाँ से कर लिए होंगे, और इस कमेंट को आप मतलब इसका जवाब आप आसानी से कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। ठीक है, ऐसे ही जानकारियों के लिए, करंट अफेयर्स के ऐसे ही सेशन के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।